Good morning, everyone. A very good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning, good morning. चलिए एक दो क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, प्लीज आंसर दैट. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टर्स पोर्शन विच वी हैव डन. मतलब एक तरीके से सेक्शन 149 से लेकर के मैं आपसे 170 तक का पोर्शन से क्वेश्चन पूछ रही हूँ. एक क्वेश्चन है, केस स्टडी है, सुनना. मिस्टर किशोर इज अ डायरेक्टर. मिस्टर किशोर, आता है ये क्वेश्चन आप लोग को. मिस्टर किशोर इज अ डायरेक्टर ऑफ एबी लिमिटेड एंड पीक्यू लिमिटेड. दो कंपनी का डायरेक्टर है मिस्टर किशोर. राइट. एबी लिमिटेड वाज रेगुलर. एबी लिमिटेड was regular in filing the annual returns. Regular in filing the annual returns. है ना. एबी लिमिटेड एनुअल रिटर्न्स तो रेगुलरली फाइल कर रही थी, but did not file annual accounts. But did not file annual accounts for the year ended 31st March. For the year ended 31st of March 2016, 2017, 2018. ठीक है. AB Limited did not pay interest on loans. AB Limited did not pay interest on loans taken from a PFI. Taken from a public financial institution from 1st April 2017. From 1st April 2017, and also failed to repay mature deposits. Taken from public. On due dates. ठीक है, ड्यू डेट पर they failed to repay mature deposits from 1st April 2017. And the default continues. आपको आंसर करना है पहला क्वेश्चन, वेदर मिस्टर किशोर इज डिस्क्वालिफाइड. आप बताएंगे पहला क्वेश्चन, क्या ये डिस्क्वालिफाइड है मिस्टर किशोर. सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे, वेदर मिस्टर किशोर कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर इन एबी एंड पीक्यू. वेदर मिस्टर किशोर कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर इन एबी एंड पीक्यू, बताइएगा. एंड थर्ड क्वेश्चन इज whether Mr. Kishore can seek reappointment when he retires by rotation at AGM of AB Limited to be held in September 18. मतलब सितंबर 18 में एक AGM होने वाली है, उसमें क्या मिस्टर किशोर को रीअपॉइंट करा जा सकता है. एंड फोर्थ वन इज मिस्टर किशोर इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ XY लिमिटेड. फोर्थ क्वेश्चन है, मिस्टर किशोर को XY लिमिटेड का डायरेक्टर बनाने का प्रपोजल चल रहा है. Is he eligible to be appointed as an additional director in XYZ Limited? इन चार क्वेश्चन का आपको आंसर करना है. Whether he is disqualified under section 164 of the Companies Act, can he continue to become a director in AB and PQ, and can he be eligible for reappointment on AGM conducting on September 18. और XY Limited में प्रपोजल है कि एडिशनल डायरेक्टर बन सकता है क्या. आप इसका आंसर करके बताएं.
रीजन देना, देखो यस और नो से काम नहीं बनेगा, डिस्क्वालिफाइड क्यों माना है आप ये बताइएगा इसका। यू हैव 10 minutes टू आंसर, आप 10 मिनट में आंसर करो, देर इज नो हरी इन दिस, आप करिए लेकिन तरीके से आंसर, अभी चेक हो जाएगा।
Shall I go with the answer? और भी कोई रिप्लाई कर रहा है? चलिए तो फिर आंसर डिस्कस कर लेते हैं, देखिएगा। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 164 डेफिनेटली अराइज हुई है बिकॉज 3 साल तक एनुअल अकाउंट्स फाइल नहीं करे। दोनों जरूरी है, एनुअल रिटर्न और एनुअल अकाउंट्स दोनों फाइल करने हैं आपको। अगर इफ द कंपनी हैज नॉट फाइल्ड द एनुअल अकाउंट्स और द एनुअल रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूअसली पीरियड ऑफ 3 years, और ये कंटिन्यूअस है 16, 17 और 18, तो देन एवरी डायरेक्टर इन AB लिमिटेड is disqualified to become a director. To become a director or to be reappointed as a director in the same company or to become a director in the new company for a period of 5 years, 5 साल तक disqualified है. That means 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2023 तक they will be disqualified to become a director in any other company. और existing company से भी उनको वैकेशन लेना पड़ेगा। अभी जिस कंपनी में डिफॉल्ट हुआ है उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं टिल नेक्स्ट एजीएम, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। और पीक्यू में तो इंस्टेंट वैकेंसी अराइज हो जाएगी। जिस दिन ये पकड़ में आया उस दिन पीक्यू को तो फटाफट छोड़ना पड़ेगा। एबी में ये सारे डायरेक्टर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, कब तक? जब तक एजीएम नहीं आए तब तक। पीक्यू में उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को, ऑब्वियसली पीक्यू में थोड़ी हो सकता है कि सारे डायरेक्टर ही पीक्यू के भी डायरेक्टर हो। इट इज नॉट पॉसिबल कि एबी के सारे डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स और पीक्यू के सारे डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स, ये पॉसिबल नहीं है। तो पीक्यू में तो आपको इंस्टेंट वैकेट करना पड़ेगा ऑफिस। एबी में आप कंटिन्यू कर सकते हो टिल नेक्स्ट एजीएम, उसके बाद आपको वैकेट करना ही पड़ेगा। एंड इसके अलावा 5 साल के लिए आप डिस्क्वालीफाइड हो 2023 तक। इसके अलावा रोटेशन बाय रिटायरमेंट था, ठीक है, आप रिटायरमेंट के बाद रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है एबी में। एंड आप जब आप 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो तो ऑब्वियसली न्यू कंपनी में भी आप को अपॉइंट नहीं करा जा सकता एज अ डायरेक्टर। तो XY में भी जो प्रपोजल चल रहा था कि इसको डायरेक्टर बनाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने आपको एक तरीका बता दिया, आपने लिखा है, बिल्कुल लिखा है। किसी ने 2023 की गाइडलाइन नहीं डाली कि मैम मैं 2023 तक डिस्क्वालीफाइड है, ये भी आप डाल देना, एक एड ऑन होता है। एंड कंटिन्यूसली 3 पीरियड तक इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंटरेस्ट का फाइलिंग नहीं करी, ठीक है, ये तो बात कॉमन थी, आपने डाली है। चलिए, तो यू अटेम्प्टेड वेल। एक और क्वेश्चन करते हैं। मैम ये 4th वाला क्वेश्चन क्या लिखा था? XY लिमिटेड XY में वो डायरेक्टर बनने जा रहा है। ओके मैम, एडिशनल डायरेक्टर। हाँ, कोई सा भी, वो तो नहीं बन सकता। ओके मैम। चलिए, एक थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइएगा। वैसे आपकी तैयारी अच्छी है, 164 में आपने सबने बहुत परफेक्ट आंसर्स किए। आई नो ऑनलाइन आप ये चैट बॉक्स में आप आंसर डाल रहे हो तो आपके लिए बड़ा इजी नहीं होता है यहाँ पे लिखना। आई अग्री ऑन दैट पॉइंट। मतलब इतना लिखा है, दैट मीन्स आप, अगर मैं आपको कॉपी में लिखने को बोलूँ तो यू विल राइट इट वेरी वेल। चलिए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मिस्टर जॉन is a director of MNC Limited, is a director of MNC Limited, which accepted deposits from public. जिस कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए थे, which accepted deposits from public. The financial position of MNC Limited, the financial position of MNC Limited turned very bad, turned very bad, ठीक है ना? And it failed to repay the deposits, and it
failed to repay the deposits. Which fell due to payment on, which fell due to payment on 10th of April 2017, and such repayment had not been made, and such repayment had not been made, had not been made till 5th of May 2018. Another company, that is JK Limited, wants to appoint Mr. John as director in its AGM. Held on, AGM कब होती थी इसकी? Held on 6 मई 2018. You are required to state with reference to the provision of company that whether Mr. John can be appointed as a director in JKL Limited. इस JKL Limited में क्या इसको डायरेक्टर बना सकते हैं? बताइए. आंसर एक ही बच्चे का आया है. प्लीज रिप्लाई फटाफट. क्या मिस्टर जॉन इज इनएलिजिबल? बताइए फटाफट.
बिल्कुल सही है। अब अगेन आप लोगों ने पीरियड मेंशन नहीं करा बच्चों, पीरियड मेंशन कर दिया करो कि ये डिस्क्वालिफिकेशन इसने, देखो ड्यू डेट से साल भर तक पेमेंट नहीं करा होना चाहिए ना, तो ड्यू डेट से साल भर कब तक आएगी, 10 अप्रैल 2018, है ना। इसने यहाँ तक पेमेंट नहीं करा, इसने पेमेंट कब किया, 5 मई को, तो भाई अप्रैल के बाद करा, एक साल के अंदर कर देता तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आती, लेकिन साल भर गुजर गया आपने पेमेंट नहीं करा, दैट मींस यू आर डिस्क्वालिफाइड। और डिस्क्वालिफाइड कब से, आप 11 अप्रैल 2018 से लेकर के आप 10 अप्रैल 2023 तक डिस्क्वालिफाइड हो। एम आई राइट? ये बात समझ आई आप लोगों को? यस मैम। है ना, 11 अप्रैल से आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा और वो कंटिन्यू होगा 5 साल, दैट इज 10/4/2023 तक। और अपॉइंटमेंट कर रहा है 6 मई को, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। एक और क्वेश्चन बताइएगा। आंसर सबका यूनिफॉर्म आ रहा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ वो तो सबका यूनिफॉर्म है, वो कोई गड़बड़ नहीं है। आप बस थोड़ा सा, मैंने आपको बता दिया कहाँ आप नहीं लैक कर रहे हो, वो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। चलिए एक और बताइएगा। मिस्टर एक्स is already Mr. X is already a director of 19 companies. Mr. X, आपको यही समझ आ गया होगा सेक्शन कौन सा है, a director of 19 companies, ठीक है। Out of these 19 companies, 10 are public companies, इनमें से 10 public company है, and 9 are private companies, और 9 private. Mr. X is appointed as the director of another company. Mr. X is appointed as a director of another company. AB Limited. Advise Mr. X in the following. आपको advise करना है, पहली बात, restriction on number of directorships to be held by an individual and whether he can accept new appointment in view thereof. What would be your answer if Mr. X was appointed as a director in AB Private Limited instead of AB Limited? आपको ये बताना है पहले तो, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स ही कैन हैव, क्या ये AB की डायरेक्टरशिप ले सकता है, पहले वो आंसर करना है, क्या AB में डायरेक्टर बन सकता है, और आपका आंसर क्या होगा अगर ये AB प्राइवेट लिमिटेड होती तो। ये दो आंसर आपको करने हैं, इसके अलावा एक और, चलिए ठीक है, इतना सा आंसर कर दो, दैट्स इट, आंसर कीजिए। मैम ये एबी कंपनी कौन सी कंपनी है? पब्लिक लिमिटेड है, AB लिमिटेड। प्राइवेट? प्राइवेट मानना है, पब्लिक? लिमिटेड है ना बेटा, पब्लिक है। पब्लिक, सॉरी। शुभम ये आपका आंसर गलत है बेटा।
मैम वो नो लिखना में मेरा टाइप मिस्टेक हो गया, लिख रहा था मैं सही था और टाइप नहीं हुआ गलती से। अच्छा, ठीक है, ठीक है। यस यस यस, एकदम करेक्ट है, सबका आंसर करेक्ट है। फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यस, एबी प्राइवेट लिमिटेड हो तो ही कैन एक्सेप्ट इट, बट एबी लिमिटेड हो तो ही कैन नॉट एक्सेप्ट इट, बिकॉज he can be a director in maximum 10 public companies. So AB Limited is a public company, so he is not eligible. एक और ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखिएगा। मिस्टर राज एक डायरेक्टर है, मिस्टर राज अ डायरेक्टर of PQ Limited, of PQ Limited submitted his resignation. इसने resignation submit किया है, section बताओ। Submitted his resignation from post of director of BOD on 30th June 2014 and obtained a receipt thereof on the same date, और उसको एक रिसिप्ट भी मिल गई सेम डेट पर। The board of directors of PQ Limited neither accepted the resignation nor did it file any form with ROC. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी नहीं करा एंड फाइलिंग भी नहीं करी आरओसी को। You are required to state whether Mr. Raj ceases to be a director of PQ Limited. क्या मिस्टर राज cease to be a director in PQ Limited, और अगर हाँ तो कब से? डेट बतानी है आपको। पहले तो ये बताओ कि क्या ये इसकी डायरेक्टरशिप सीज हो गई है, फिर मैम सेकंड ये आपने क्या बोला था? मैम आपने क्या बोला था, रिसिप्ट मिली है या नहीं मिली इसको? हाँ रिसिप्ट मिल गई, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके मैम। बता रही थी ही रेजिग्नेशन दिया उसने 30 जून को एंड ऑब्टेन्ड द रिसिप्ट देयरऑफ ऑन द सेम डेट। The board of directors of PQR Limited neither accepted the resignation nor did it file any form with ROC. आपको ये बताना है मिस्टर राज ceased to be a director question mark, and if yes since when? 168 था, वेरी गुड। 168 था बेटे, रेजिग्नेशन इज 168। 169 तो न्यू अपॉइंटमेंट था। चलो ये बताओ। Nivi, please mention the date.
Nobody is answering. जल्दी आंसर करो बच्चों. As per 168, effective date of resignation is date of receipt of notice by company or date specified in notice, whichever is later. And Mr. Raj can resign when he gave notice to company. So date is very good, brilliant, very good. This is the correct answer. 30 जून है इसकी डेट. बिल्कुल कंफ्यूज हो गए आप लोग. आपने 30 दिन में तो फॉर्म सबमिट कराना है. 30 दिन में तो फॉर्म सबमिशन की डेट है आरओसी को, है ना. तो यहाँ पर इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन वुड बी द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस और द डेट स्पेसिफाइड इन, मतलब द डेट ऑफ रेजिग्नेशन जो एक नोटिस मिलता है कंपनी से उसमें जो डेट है, और द डेट इन द नोटिस विच एवर इज लेटर, ये होती है डेट, है ना. तो वहां पर तो नोटिस में डेट ही नहीं लिखी हुई. जो कंपनी ने डायरेक्टर को नोटिस दिया उसमें कोई डेट नहीं है. तो हमने जिस दिन नोटिस, देखो क्या है, क्या होता है, आपने फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको ऐसे समझाती हूँ. ये रहा नोटिस, इसमें आपने डेट ही नहीं लिखी. देयर इज नो डेट मेंशन इन द नोटिस. ये नोटिस कब गया उसकी डेट है 30 जून, है ना. पहली बात तो ये कि डायरेक्टर्स ने एक्सेप्ट नहीं करा. एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है. एमडी वगैरह एक्सेप्ट करे. एमडी कैन नॉट रिफ्यूज रेजिग्नेशन नोटिस. वो मना नहीं कर सकता रिजाइन करने से. अगर कोई डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पर इन्होंने नहीं एक्सेप्ट करा, इसका तो कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता. अब क्वेश्चन किस पे अराइज होता है कि वो कब से मान लिया जाएगा कि उसकी डायरेक्टरशिप खत्म हो चुकी है. तो डेट, इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन वुड बी द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस और द डेट on which the notice is sent to the company, whichever is late. तो यहाँ पे एक ही डेट है 30 जून, तो 30 जून को वो चला जाएगा. यस मैम, इस क्वेश्चन में तो आपने मतलब क्वेश्चन जब बोला था तब आपने ये बताया था कि इसने आरओसी को सबमिट भी नहीं किया है. हाँ, नहीं करा बेटा. तो फिर मैम जब तक आरओसी के पास हमारी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी DIR 12 में, या फिर वो खुद जो डायरेक्टर है वो DIR 11 में बताएगा नहीं, तब तक आरओसी को तो पता नहीं चलेगा. फिर वो कैसे पता चलेगा वो रिजाइन हुआ या नहीं हुआ, मतलब मानेंगे या नहीं मानेंगे रेजिग्नेशन. देखो आरओसी को तो आपको बस ये इंटीमेट करना होता है. आरओसी को तो केवल ये बताना होता है कि देखो हाँ, इस कंपनी से ये बंदा आज से डायरेक्टर नहीं रहा. बाकी आप भी तो कंपनी में वो जो वर्किंग हो रही है ना कि किस दिन से ये चला गया, तो कंपनी में वर्किंग हो गई है 30 जून को, कि 30 जून के बाद से वो डायरेक्टर नहीं रहा, मतलब कि 30 जून के बाद जितने भी काम हुए हैं वो उसके एब्सेंस में हुए, ये माना जाएगा. उन कामों के लिए वो लायबल नहीं रहेगा. मैम ये रेजिग्नेशन तो एप्लीकेबल हो जाएगा ना अगर आरओसी को बताते नहीं है तब भी. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. पब्लिक नोटिस आता है रेजिग्नेशन का, जैसे कि अभी बिरला जी ने करा, पब्लिक में पता लगा ना. यस, कंपनी कर रही है ये सब काम. आरओसी को तो आप इंटीमेट करते हो जिससे कि वो इंफॉर्मेशन अपनी बुक्स में अपडेट कर ले. बाकी और कोई बात नहीं. चलो एक और करते हैं. ये वाला आपने गड़बड़ करी मामला, इसमें इंटरप्रिटेशन गलत निकाला सब. काफी बच्चों ने, 2-3 बच्चों ने इंटरप्रेट गलत करा उसको, सेक्शन को. एक और करते हैं. चलिए बताना एक क्वेश्चन. The promoters of a public company proposes to have strength of board of directors as is 11, है ना. 11 directors की strength. They also propose to make the MD and whole time directors at director not liable to retire by rotation.
मतलब उसने आर्टिकल्स में ये बात लिख रहा है कि हमारा एमडी और हमारा होल टाइम डायरेक्टर्स आर द डायरेक्टर्स विच डू नॉट रिटायर बाय रोटेशन, दे सीक योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। क्या? पहली बात, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। आप ये बताओ ऐसे कितने लोगों को आप रिटायरमेंट बाय रोटेशन से बचा सकते हो? क्वेश्चन वापस से रिपीट करती हूँ, सुनना। The promoters of a public company proposes to have the strength of board of director as 11. ठीक है, चाहते हैं board of directors 11. They also propose to make the managing director and whole time director as director not liable to retire by rotation. ठीक है, they seek your advice on the following matters. क्या? पहला, maximum number of person who can be appointed as director not liable to retire by rotation. ऐसे कितने डायरेक्टर्स को आप नॉन रोटेशनल बना सकते हो वो बताओ। दूसरा, हाउ मेनी द रिमेनिंग डायरेक्टर्स विल हैव टू रिटायर बाय रोटेशन एवरी ईयर एट एजीएम। और इस केस में आप बताओ कितने डायरेक्टर रिटायर होंगे एजीएम में। ये दो क्वेश्चन का आंसर है। इजी क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादा टफ नहीं पूछा। नंबर्स में बताना। ओनली अ स्टूडेंट हैड रिप्लाइड, बाकी कहाँ है? जल्दी करो। कितने डायरेक्टर्स को आप नॉन रोटेशनल बना सकते हो? ये बोल रहा है मैं एमडी और होल टाइम डायरेक्टर को नॉन रोटेशनल बना रहा हूँ। इसके अलावा ये पूछ रहा है, आपसे एडवाइस चाहता है और कितनों को मैं नॉन रोटेशनल बना सकता हूँ, ये बताओ। और फिर आप रिटायरिंग भी बताओ। ये दो का आंसर करो, जल्दी करो। 2 मिनट दे रही हूँ, कर दो अब रिप्लाई। आपका आंसर गलत है निवी। मैम नॉन रोटेशनल तो आईटी होगा ना, आईटी इंक्लूड ही नहीं होता रोटेशनल। नॉन रोटेशनल आप 1/3 रख सकते हो मैक्सिमम। 1/3। हाँ, तो आप देख लो 11 का 1/3 करो। सर मैम 4। 4 नहीं होगा। 3.6 है तो फ्रैक्शन को तो अपन 3.6 है ना, तो फ्रैक्शन को इग्नोर करते हैं। फ्रैक्शन को तो अपन 1 में कन्वर्ट कर देते ना। नहीं नहीं, इसमें नहीं करते, चेक करो। 2/3 वाले में करते हैं। हाँ, एनी फ्रैक्शन इन 2/3, एनी फ्रैक्शन। बट आपने तो बोला एमडी और होल टाइम एक सेकंड, डायरेक्टर में एनी फ्रैक्शन इन होंगे। 2/3 shall be rounded off as 1। ठीक है, एनी फ्रैक्शन shall be rounded off as 1। ठीक है, तो आप पहले 2/3 निकालो। यू हैव टू कैलकुलेट 2/3 कि 2/3 रोटेशनल होंगे।
ये 1/3 मत, रोटेशनल कितने होते हैं? 2/3। नॉन रोटेशनल होते ही नहीं है, देखो मैम नॉन 8 हो रोटेशनल गए, कोई प्रोविजन नहीं। हाँ तो 8 हो गए, तो बच्चे कितने? 3। 3। तो आप 3 ही रख सकते हो नॉन रोटेशनल, जिसमें से आपने एमडी और होल टाइम डायरेक्टर तो रख ही लिया, तो एक और रख सकते हो मैक्सिमम, है ना। अब 8 का 1/3 करो, वो रिटायरिंग हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा आपको कि आपको 2/3 आपको रोटेशनल रखने पड़ेंगे। तो 11 का 2/3 करिए, और जो भी फ्रैक्शन आता है वो राउंड ऑफ हो जाता है 1 में। इधर जो भी फ्रैक्शन आता है दैट इज राउंडेड ऑफ इन 1, ठीक है ना। 2 होगा फिर तो 2 2.6 आ रहा है। दैट मीन्स आपके अकॉर्डिंग 3 डायरेक्टर्स नॉन रोटेशनल है, ठीक है। आंसर इज 3 रिटायरिंग। मैम ये 11 में आईडी भी तो होगा ना? 11 में आईडी टोटल डायरेक्टर्स में नहीं है, नहीं ना, दे नहीं रखा, बोल नहीं रखा, तो हम काय को मानेंगे जब मैम तक अपन क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करे। आईडी तो होगा ही ना, पर अगर अपन नहीं भी मानेंगे तो भी आईडी तो होगा। नहीं, आप क्वेश्चन स्पेसिफाई करें तभी लिखना ये बात। ओके। हाँ, क्वेश्चन नहीं बोले तो हम कुछ अज्यूम नहीं करेंगे खुद से। आईडी होगा मैम तो मैंने ना एमडी और होल टाइम डायरेक्टर को रोटेशनल माना ही नहीं, तो फिर 9 का 2/3 किया था। और मैम मैंने भी यही किया है सेम। 9 का 2/3 क्यों किया तुमने? उसको रोटेशनल नहीं माना? हाँ मैम, एमडी और डब्ल्यूटीडी तो उसमें लिखा हुआ ही है कि भाई वो रोटेशनल नहीं है। नहीं बेटा, आप टोटल का ही कर सकते हो ना। ये तो एमडी और होल टाइम डायरेक्टर भी तो उन्हीं में से निकले हैं। ये उसने बोला मैम 11 का 2/3 करेंगे रोटेशनल मानूंगा। मैम पर आर्टिकल में लिखा है ना, तो आर्टिकल को अपन मानेंगे ना, फिर रूल नहीं नहीं, तो। आर्टिकल में ऐसा होता है कि आर्टिकल में ये कर सकते हो आप कि सारे रोटेशनल हो। ऐसे लिखा होता है कि आर्टिकल्स बोल सकता है कि सारे रोटेशनल हो। अगर आर्टिकल ने ये बात नहीं बोली, मतलब आर्टिकल एक ही चीज बोल सकता है कि सारे रोटेशनल हो। अगर आर्टिकल नहीं बोलता है तो 2/3 रोटेशनल होंगे। मैम लॉ बोलता है 2/3 कि 2/3 तो आपको रोटेशनल रखने ही पड़ेंगे। अब आप लॉ से ऊपर नहीं जा सकते, है ना। आर्टिकल आर्टिकल भाई लॉ से स्ट्रिकर हो सकता है। अब लॉ से स्ट्रिकर कैसे होगा कि सब रोटेशनल होंगे? बात समझो थोड़ा सा। मतलब मैम सारे रिटायर होंगे। हाँ, सारे रिटायर होंगे, ये आर्टिकल डाल सकता है, लेकिन 2/3 से कम नहीं डाल सकता आर्टिकल कभी भी कि मैं तो आधे डायरेक्टर्स मेरे रोटेशनल करूंगा, वो नॉन रोटेशनल करूंगा नहीं। यू कैन नॉट डू सो। आपको 1/3 ही रखने हैं नॉन रोटेशनल केवल। 1/3 नॉन रोटेशनल बोलना मत कभी भी। 2/3 निकालना पहले, 1/3 मत कर देना, वो गड़बड़ हो जाएगी मामला। मैंने डायरेक्ट 1/3 ही करा था उसमें से हाँ, बस। वो मैम गड़बड़ हो जाएगी। फ्रैक्शन में दोनों में कन्वर्ट करेंगे ना, 2/3 वाले में 1/3 वाले में। 2/3 तो रोटेशनल आएंगे, 1/3 रिटायरिंग आएंगे। हाँ तो दोनों में हाँ फ्रैक्शन तो हाँ, फिर में कन्वर्ट दोनों करेंगे ना। फ्रैक्शन पूरा राउंडेड ऑफ टू 1 है। ओके मैम। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। जरूरी था, थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया मुझे भी कि आप लोग किस तरीके से पढ़ रहे हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लिखोगे कॉपी में लिखोगे तो और भी अच्छे मैम आंसर्स जो मिलेंगे। नोट्स दिए हैं ना आपने हार्ड कॉपी में, हाँ, उसमें 172 के बाद डायरेक्ट 183 है, 184 मतलब। 172 के बाद 183, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि बीच में बोर्ड मीटिंग अलग चैप्टर है। मैम फिर उसके वो फोटोज। 174 से बोर्ड मीटिंग चालू हो रहा है, 173 से। मैम मैम उसके आपने लिए सारे नोट्स दे दिए क्या? हाँ हाँ बिल्कुल भेजे हैं, डायरेक्टर के तो सारे नोट्स हैं। मैम वो फिर मैम वो वाले एक्चुअली नोट्स की फोटोज मैम पता नहीं। फोटोज नहीं, पीडीएफ है उसकी, तो मैं हाँ आपको ठीक है, भेजती हूँ, दोबारा भेजूंगी। ठीक है। चलो ठीक है, दोबारा भेजती हूँ। डायरेक्टर्स की पीडीएफ है बच्चों। नहीं मैम, आप भी आपने सारे हार्ड कॉपीज भेज दी क्या मतलब? नहीं नहीं, हार्ड, हाँ मैंने उसको दी थी, हर्षित आया था मेरे पास तो मैंने मैम मैम हर्षित को। उन्होंने तो हमारे 365 ऑफिस में तो का। रखवा दी, लेकिन आपने मैम सब जो दे दिए क्या इंटर में सारे जो सेक्शन? पोर्शन कवर था उसके क्वेश्चंस भी आते हैं क्या? बेटा एक तो आप अब बोलो आप। देखो, इसकी हार्ड कॉपी हर्षित और साकार भी है, एक बच्चा उसके पास भी है, तो आप उनसे कांटेक्ट करके डायरेक्टर्स की पूरी हार्ड कॉपी उनके पास है तो आप ले सकते हो। बाकी सॉफ्ट कॉपी में तो सबके पास है ना, ये मैं पूछ रही हूँ। मैम सॉफ्ट कॉपी में तो है, हार्ड कॉपी में आपके सारे सेक्शंस कवर
किए हुए हैं, या फिर ये सारे- जैसे बता रहा है कि 173 के बाद नहीं है? सारे हैं, सारे। ठीक है। कॉपी चलिए। में नहीं है 173 से लेकर 183 तक। वो नहीं मिले तुम्हें? हाँ नहीं मैम, वो नहीं दिए थे। हर्षित वाले में भी नहीं मिले? नहीं मैम, ये आप हमको सिर्फ एक ही दिया था ये पूरा, जिसमें 365 तक है, 160 से लेकर 365 तक, और उसमें 172 के बाद नहीं है। मैं चेक करती हूँ एक बार। 172 से 172 के बाद डायरेक्ट 184 है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। हाँ हाँ, बीच का सेक्शन नहीं है। मैं हाँ, देखती हूँ, मैं देखती उसके लिए। हूँ। और चलो। पहले आपने दे रखे थे 149 से लेकर 150 155 तक, 152 155 में? 152। हाँ वो तो बहुत पहले थे। हाँ बस मैम, उसके बाद यही मिला है एक ही। मैं चेक करती हूँ, करती हूँ मैं check। चलो ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल।